नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी। ये असल में 26 सितंबर 2025 की मुरली का एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। शीर्षक है मुरली ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण और अभ्यास। हाँ। तो जो लोग शायद कम जानते हो, मुरली मतलब ब्रह्मा कुमारी इसकी रोज की शिक्षाएं, एक तरह से प्रवचन होता है। बिल्कुल। और ये जो विश्लेषण है ना, ये कोशिश करता है मुरली के आध्यात्मिक सिद्धांतों को आजकल के विज्ञान जैसे न्यूरो साइंस है, मनोविज्ञान है, उनकी बातों से जोड़ने की। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे, जैसे स्मृति की बात है या ज्ञान को पचाने की बात, आत्माभिमानी स्थिति, संगठन की शक्ति, तपस्या, इन सबको ये स्रोत कैसे जोड़ता है वैज्ञानिक समझ से, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गया या कॉग्निटिव डिसोनेंस, माइंड बॉडी कनेक्शन, इस तरह की चीजों से। तो मतलब हमारा इरादा ये है कि हम इस विश्लेषण के जो मुख्य पॉइंट्स हैं और जो प्रैक्टिकल सुझाव हैं इसमें, उनको समझें। जी बिल्कुल। देखिए कि ये स्रोत क्या कनेक्शन बना रहा है आध्यात्मिक बातों और वैज्ञानिक सोच के बीच। हाँ, इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या खास है। पहला पॉइंट है स्मृति और न्यूरोलॉजी। जी। मुरली का एक कथन है, हम श्रीमत पर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सुनने में तो ये बहुत बहुत बड़ा विचार लगता है, शक्तिशाली। हाँ है। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत, और सतयुगी राजधानी मतलब एक आदर्श दुनिया बनाना। जी। तो देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से यह विश्लेषण कहता है कि जब ऐसा कोई ख्याल, जैसे मैं सतयुगी राज्य का निर्माता हूं, इसे बार बार दोहराया जाता है ना, तो ये दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक प्रक्रिया को जगा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कि दिमाग असल में नए कनेक्शंस, नए रास्ते बना सकता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं रह जाती, फिर ये एक अभ्यास बन जाता है जो दिमाग की बनावट को भी बदल सकता है, ऐसा ये स्रोत मानता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक विचार को दोहराने से दिमाग में सचमुच कोई फिजिकल बदलाव आ सकता है। ये तो पॉजिटिव सोचों से कहीं ज्यादा गहरी बात लगती है। हाँ। इस दावे के पीछे क्या तर्क दे रहा है ये स्रोत का तर्क है न्यूरोकेमिस्ट्री पर। विश्लेषण कहता है कि जब ऐसे पॉजिटिव सशक्त विचार नियमित रूप से सोचे जाते हैं तो दिमाग शायद डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है। अच्छा, वो जिन्हें हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल वही। ये केमिकल क्या करते हैं, दिमाग के जो इनाम और खुशी वाले सर्किट है ना, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो स्रोत का कहना है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण कम होना और उम्मीद, प्रेरणा बढ़ना। अब देखिए, ये प्रक्रिया जटिल है, लेकिन ये विश्लेषण इसी मुमकिन कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। समझ गए। तो ये विश्लेषण एक तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रैक्टिकल इस्तेमाल बता रहा है कि हम सोच समझकर, अपने विचार चुनकर अपनी दिमागी केमिस्ट्री और मानसिक हालत को बदल सकते हैं। शायद प्रभावित कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ये थोड़ा अलग है, ज्ञान का हजम न होना। जी। मुरली में एक वाक्य है जो थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। जो छी बनकर क्लास में बैठते हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं होता। ये छी शब्द और ज्ञान हजम न होना, इसका क्या मतलब हुआ? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये शब्द थोड़े तीखे हैं। ज्ञान हजम न होना का मतलब हुआ कि बात सुनी तो गई, पर वो इंसान के व्यवहार का, उसकी समझ का हिस्सा नहीं बनी, पची नहीं मतलब। तो विश्लेषण इस हालत को समझाने के लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंगति, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये क्या होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जब किसी इंसान के विश्वासों, विचारों और उसके कामों में गहरा टकराव हो। मतलब वो मानता कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और ही है। ओह, तो ये विश्लेषण छी अवस्था को इसी अंदरूनी टकराव, इसी डिसोनेंस का नतीजा मान रहा है। ऐसा लगता है। विश्लेषण का तर्क है कि जब ऐसा अंदरूनी संघर्ष होता है, मान लीजिए कोई शांति का ज्ञान सुन रहा है पर अंदर से गुस्सा है या विरोध में है, तो दिमाग के जो इमोशनल सेंटर्स हैं, जैसे एमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम, उनमें तनाव पैदा होता है। अच्छा। और शारीरिक तौर पर इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं। और जब कोई तनाव में होता है तो उसकी नई जानकारी लेने की, उसे समझने की, उसे अपनाने की क्षमता वो कम हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए मुरली में विचारों, शब्दों और कर्मों में कोहेरेंस मतलब एकरूपता, इंटेग्रिटी पे इतना जोर दिया जाता है। ये सिर्फ नैतिक बात नहीं है, बल्कि ज्ञान को असरदार तरीके से अपनाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जरूरत भी हो सकती है, ऐसा ये स्रोत कहता है। ये तो दिलचस्प है।
मतलब इस व्याख्या के हिसाब से ज्ञान को सच में अपनाने के लिए सिर्फ दिमागी तौर पर सहमत होना काफी नहीं। अगर हमारे काम हमारे ज्ञान से मेल नहीं खाते तो एक अंदरूनी तनाव बनता है जो सीखने में ही रुकावट डालता है। ज्ञान पचाने के लिए अंदरूनी तालमेल कितना जरूरी है ये बात समझ आती है। बिल्कुल। इसी अंदरूनी स्थिति से जुड़ा हुआ अगला विचार है देही अभिमानी स्थिति का। जी, मुरली का एक मुख्य निर्देश है, देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। देही अभिमानी मतलब खुद को शरीर न समझकर आत्मा समझना, एक चेतन ऊर्जा। हाँ। क्या इस तरह की सेल्फ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस का भी कोई वैज्ञानिक कनेक्शन बताया गया है विश्लेषण में? हाँ, विश्लेषण इस तरफ भी इशारा करता है। जब कोई जानबूझकर खुद को शरीर से अलग, एक देखने वाला, एक चेतन बिंदु, आत्मा ऐसा अनुभव करने की कोशिश करता है, तो कुछ वैज्ञानिक रिसर्च का हवाला देते हुए स्रोत कहता है कि इससे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव हो सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये कौन सा हिस्सा है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी ऊंची सोच, फैसले लेने, प्लानिंग करने और सबसे जरूरी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो ये विश्लेषण कह रहा है कि अपनी पहचान बदलने की प्रैक्टिस से दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर असर पड़ सकता है। ये तो मन और शरीर के जुड़ाव का एक और पहलू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा विश्लेषण हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV में सुधार की संभावना भी बताता है। HRV? हाँ, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ये हमारे दिल की धड़कनों के बीच के समय में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं उसका माप है। अगर HRV ज्यादा हो तो ये बेहतर इमोशनल लचीलेपन, तनाव झेलने की बेहतर क्षमता और नर्वस सिस्टम के संतुलन से जुड़ा होता है। अच्छा। तो जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और HRV सुधरता है तो इस स्थिति को कभी-कभी माइंड बॉडी कोहेरेंस या मन शरीर का सामंजस्य कहा जाता है। स्रोत का मानना है कि देही अभिमानी अभ्यास इस कोहेरेंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे इमोशंस और विचार ज्यादा स्थिर होते हैं। ये बात सचमुच ध्यान देने लायक है। कैसे एक आध्यात्मिक लगने वाला अभ्यास अपनी पहचान शरीर से आत्मा में बदलना, वो शायद दिमाग की एक्टिविटी और यहाँ तक कि दिल की धड़कन जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ सकता है, जैसा ये विश्लेषण बता रहा है। हाँ, ये सवाल उठता है कि हमारी अपनी पहचान, हमारी सेल्फ धारणा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करती है। बिल्कुल। अब जरा व्यक्तिगत स्थिति से हटकर समूह की ओर देखते हैं। मुरली में संगठन की शक्ति पर भी जोर है और स्रोत में खास तौर पर माताओं का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए वाली बात का जिक्र है। जी, क्या इस सामूहिक पहलू का भी कोई वैज्ञानिक नजरिया मिलता है विश्लेषण में? मिलता है। विश्लेषण इसे कलेक्टिव रेजोनेंस या सामूहिक चेतना के विचारों से जोड़ता है। कलेक्टिव रेजोनेंस? हाँ, ये विचार है कि जब कई लोग एक साथ एक ही समय पर एक जैसे खासकर पॉजिटिव विचार या भावना पर ध्यान लगाते हैं तो वो एक तरह का साझा ऊर्जा क्षेत्र बना सकते हैं और इसका असर शायद उन सब के अलग अलग असर के जोड़ से ज्यादा हो सकता है। ये कैसे काम करता है? ये सिर्फ एक कहावत है या विश्लेषण इसके पीछे कोई असली प्रक्रिया देख रहा है? इसकी तुलना फिजिक्स में रेजोनेंस के सिद्धांत से की जा सकती है। जैसे एक हिलता हुआ ट्यूनिंग फोक अपने पास रखे उसी फ्रीक्वेंसी वाले दूसरे फोक को भी हिला सकता है ना। हाँ। वैसे ही ये विश्लेषण सुझाता है कि जब कई दिमाग एक जैसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो उनका सामूहिक असर बढ़ सकता है। स्रोत ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट जैसे शोधों का उदाहरण देता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे शोधों की व्याख्या पर वैज्ञानिक जगत में बहस होती है। अच्छा। तो ये विश्लेषण इन्हें ये समझाने के लिए इस्तेमाल करता है कि बड़े पैमाने पर साझा इरादा या ध्यान शायद मापने लायक असर डाल सकता है, जैसे शायद किसी इलाके में शांति बढ़ना या तनाव कम होना। तो ये विश्लेषण कह रहा है कि ग्रुप में मिलकर पॉजिटिव सोचना या ध्यान करना सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक साझा, शायद मापने लायक असर भी पैदा कर सकता है। ये तो संगठन की शक्ति को एक अलग ही मतलब देता है, सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि शायद एक एनर्जी वाला मतलब भी। हाँ बिल्कुल, एक वाइब्रेशनल आयाम कह सकते हैं। अगला दिलचस्प विषय है तपस्या। जी, तपस्या। मुरली में एक वरदान का जिक्र है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराओ। तपस्या शब्द सुनते ही अक्सर वो कठोर शारीरिक साधना, त्याग, ऐसा कुछ ख्याल आता है। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। लेकिन ये विश्लेषण तपस्या को वैज्ञानिक रूप से कैसे देख रहा है? स्रोत तपस्या की एक अलग व्याख्या देता है यहाँ। यहाँ इसे गहरी एकाग्रता, इंटेंस फोकस और
मजबूत इरादे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के जरिए अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को एक खास लक्ष्य या स्थिति की तरफ मोड़ने की प्रक्रिया के तौर पर देखा गया है। अच्छा, तो ये शारीरिक मुश्किल पर नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा को जानबूझकर दिशा देने और बदलने पर केंद्रित है। तो ये ऊर्जा का बदलना दिमाग के लेवल पर कैसे हो सकता है? क्या विश्लेषण इस बारे में कुछ कहता है? विश्लेषण ये संभावना जताता है कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की गहरी एकाग्रता और अंदरूनी स्थिरता की स्थिति में होता है, जिसे यहाँ तपस्या कहा जा रहा है, तो उसकी ब्रेन वेव्स यानी मस्तिष्क की तरंगे बदल सकती हैं। ब्रेन वेव्स? हाँ, जैसे सामान्य जागृत अवस्था में बीटा तरंगे ज्यादा होती हैं, लेकिन गहरी ध्यान और एकाग्रता की हालत में हाई फ्रीक्वेंसी वाली गामा तरंगे बढ़ सकती हैं। गामा तरंगे? जी, और न्यूरोसाइंस में गामा तरंगों को ऊंचे लेवल के दिमागी कामों से जोड़ा जाता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, गहरी समझ, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि बहुत ऊंचे चेतना के अनुभवों से भी। तो इस विश्लेषण के अनुसार तपस्या एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग हुई। हाँ, कह सकते हैं। एनर्जी को फोकस करके चेतना की एक ऊंची अवस्था तक पहुंचना, जिससे शायद बेहतर मानसिक क्षमताएं एक्टिव हो सकती हैं। ये तो तपस्या को एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया के रूप में देखना हुआ। बिल्कुल, ये एक नया नजरिया है। ये सारे सिद्धांत काफी गहरे हैं। क्या ये विश्लेषण इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाता है? क्योंकि सिर्फ समझना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण सिर्फ थियरी नहीं देता बल्कि कुछ ठोस अभ्यास भी बताता है, जो इन्हीं विचारों पर आधारित लगते हैं। जैसे कि वो स्मृति वाले अभ्यास से शुरू करते हैं। हाँ, स्मृति और न्यूरोप्लास्टिसिटी वाले पॉइंट से जोड़ते हुए सुझाव है कि दिन में 5 बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए ये सोचें और विजुअलाइज करें, मैं श्रीमत पर सतयुगी राजधानी का निर्माता हूं। सिर्फ 30 सेकंड 5 बार? हाँ, विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि इसे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की छवि को देखते हुए करें। शायद विजुअलाइजेशन को और गहरा करने में मदद मिले। ये उसी न्यूरल पाथवे को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, और वो ज्ञान हजम ना होने वाली बात और कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसके लिए कोई सुझाव? उसके लिए इंटीग्रिटी अभ्यास सुझाया गया है। हर रात सोने से पहले खुद को चेक करें, क्या मेरे आज के विचार, शब्द और कर्म एक जैसे थे? क्या उनमें कोई टकराव था? रोज रात को? हाँ, और अगर कोई गड़बड़ दिखते हैं तो अगली सुबह उसे ठीक करने का पक्का इरादा करें। ये लगातार सेल्फ अवेयरनेस और सुधार का अभ्यास है, ताकि अंदरूनी संघर्ष कम हो और ज्ञान सच में अपना बन सके। ठीक है। और वो समूह ऊर्जा या कलेक्टिव रेजोनेंस वाली बात, उसके लिए भी कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, उसके लिए एक सामूहिक अभ्यास का सुझाव है। परिवार या ग्रुप के साथ रोज 10 मिनट मौन में बैठें या योग करें, और इस साझा विचार या भावना के साथ कि हम सब एक लाइट हाउस हैं, अपनी शांत और शक्तिशाली वाइब्रेशन से दुनिया को शक्ति दे रहे हैं। 10 मिनट रोज समूह में? जी, ये सामूहिक इरादे और पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाने की कोशिश लगती है। इनके अलावा क्या ध्यान के लिए भी कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं? जी, विश्लेषण कुछ ध्यान की तकनीकों का भी जिक्र करता है जो इन सिद्धांतों से मिलती जुलती हैं, जैसे बैठकर गहरी धीमी सांस लेना। हाँ। उदाहरण के तौर पर 4 सेकंड सांस अंदर लेना, 6 सेकंड बाहर छोड़ना। खुद को शरीर से अलग, प्रकाश का एक बिंदु, एक शांत आत्मा महसूस करना। विजुअलाइजेशन। हाँ, और कल्पना करना कि सर्वोच्च स्रोत, जिसे यहाँ शिव बाबा कहा गया है, उससे शांति और शक्ति की किरणें आप पर आ रही हैं। और मन ही मन कुछ पॉजिटिव बातें दोहराना, जैसे मैं एक शांत स्वरूप तपस्वी आत्मा हूँ, मेरी शांति की किरणें दुनिया को छू रही हैं। इसे सुबह और रात में 10-15 मिनट करने का सुझाव है। ये तकनीकें माइंडफुलनेस, विजुअलाइजेशन और फोकस्ड ध्यान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती दिखती हैं। अब एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो थोड़े कठोर लगने वाले बिंदु पर आते हैं, जो स्रोत में है। हाँ, अमृत पीते पीते विष खाने वाले 100 गुना काले बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? अमृत मतलब पॉजिटिविटी, ज्ञान, विष मतलब नेगेटिविटी, अवगुण। ये तो ठीक है, लेकिन 100 गुना काले क्यों? ये विश्लेषण इसकी क्या व्याख्या करता है? हाँ, ये वाकई एक चौंकाने वाला कथन है। स्रोत इसका एक दिलचस्प, प्रतीकात्मक और एनर्जी के लेवल पर विश्लेषण करता है। इसका मतलब ये लगाया गया है कि अगर कोई इंसान एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाले माहौल में है, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, अमृत ले रहा है, ध्यान कर रहा है, अच्छे लोगों के साथ है, लेकिन
फिर भी वो जानबूझकर नेगेटिव पैटर्न, बुरी आदतें या अवगुण, विष चुनता है या उनमें लगा रहता है, तो उसका नेगेटिव असर सामान्य हालात के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? पॉजिटिव माहौल में नेगेटिविटी का असर ज्यादा क्यों होना चाहिए? ये तो उल्टा लगता है। विश्लेषण इसे रेजोनेंस इफेक्ट या प्रतिध्वनि प्रभाव के संदर्भ में समझाता है। जैसे हमने पहले बात की कि पॉजिटिव विचार और भावनाएं मिलकर ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं, रेजोनेट कर सकती हैं। हाँ। उसी तर्क से एक हाई पॉजिटिव एनर्जी वाले फील्ड में, जैसे कोई ध्यान केंद्र या आध्यात्मिक सभा, जानबूझकर डाली गई या रखी गई नेगेटिविटी जैसे जलन, गुस्सा या गलत काम भी ज्यादा तेजी से रेजोनेट कर सकती है। ये उस इंसान की अपनी अंदरूनी एनर्जी या वाइब्रेशन को और भी तेजी से और गहराई से नीचे गिरा सकती है। 100 गुना काले होना शायद इसी बढ़े हुए नेगेटिव असर और आध्यात्मिक गिरावट का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। ये इस बात पर जोर देता है कि पॉजिटिव माहौल में रहते हुए नेगेटिविटी चुनना खास तौर पर खुद के लिए विनाशकारी हो सकता है। ये तो एक गंभीर चेतावनी है कि माहौल का फायदा उठाने के बजाय अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ये फिर से उसी कोहेरेंस, उसी एकरूपता के महत्व पर जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस सारी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि ये विश्लेषण मुरली की कई आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं को साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण यही दिखाने की कोशिश करता है कि मुरली में जो सिद्धांत हैं, जैसे पॉजिटिव स्मृति का अभ्यास, विचारों कर्मों में एकरूपता, आत्मा चेतना का अनुभव, सामूहिक ध्यान की शक्ति और फोकस्ड मानसिक ऊर्जा यानी तपस्या, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल या धार्मिक बातें ही नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे शायद मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं, जो हमारे मन, हमारे दिमाग और शायद हमारे शरीर को भी प्रभावित करती हैं। ये एक तरह से पुराने ज्ञान को मॉडर्न साइंटिफिक लेंस से देखने की कोशिश है। और इस सब का अंतिम निष्कर्ष या निचोड़ क्या निकलता है इस विश्लेषण के अनुसार? निष्कर्ष ये लगता है कि अगर मुरली में दिए गए गाइडेंस श्रीमत पर ईमानदारी, इंटेग्रिटी से चला जाए, खुद को शरीर से अलग आत्मा, देही अभिमानी समझकर अंदरूनी स्थिरता और एनर्जी को फोकस, तपस्या किया जाए और समूह की पॉजिटिव शक्ति, कलेक्टिव रेजोनेंस का इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान न सिर्फ अपना गहरा बदलाव कर सकता है, बल्कि वो अपने आसपास की दुनिया के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी का एक सोर्स, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर बन सकता है। ये पर्सनल और ग्लोबल बदलाव की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। यह विश्लेषण निश्चित रूप से एक अलग नजरिया तो देता है। इन शिक्षाओं को सिर्फ आस्था या विश्वास के दायरे से निकालकर उनके पीछे संभावित वैज्ञानिक आधारों को टटोलने की कोशिश करता है। हाँ, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ सकता है जिस पर शायद सुनने वाले मनन करना चाहें। बताइए। हमने देखा कि कैसे खास अभ्यास इन अवस्थाओं को, जैसे मन शरीर का तालमेल या सामूहिक पॉजिटिव इरादा, इन्हें विकसित करने में मदद कर सकते हैं। जी। लेकिन क्या हो अगर हम इन अवस्थाओं को सिर्फ अभ्यास के समय तक ही न रखें, बल्कि जानबूझकर अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश करें? जैसे ऑफिस में कोई तनाव भरी मीटिंग चल रही है और उस दौरान हम सचेत रूप से अपनी अंदरूनी शांति और संतुलन, मन शरीर का तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। या किसी पारिवारिक मुश्किल के समय घर के सभी सदस्य मिलकर समाधान के पॉजिटिव इरादे को धारण करें। ये तो प्रैक्टिकल बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे रोज के अनुभवों पर, हमारी मुश्किलों से निपटने के तरीकों पर और हमारे आपसी रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, यह सोचने और शायद प्रयोग करने का विषय हो सकता है।